मतलब बिहार से होना और बिहार में रहना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गवर्नमेंट के द्वारा जिम खोला गया, सब में वेट लिफ्टिंग के रैक्स बने हुए हैं। आप कोचेस ढूंढ के दिखा दो, पूरे बिहार में एक वेट लिफ्टिंग का कोच तो नहीं सोशल मिलेगा। मीडिया पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी होता है, आप भी देखते होंगे। आप इन सब चीज़ों से अपने आप को कैसे दूर करते हैं? मुझे ऐसा लगता है हुँ। कि जो कंट्रोवर्सीज होती हैं एक्चुअल में वो कंट्रोवर्सीज नहीं है, वो क्रिएट किया जाता है। दोनों पार्टी को पता होता है हुँ। कि इसको जितना लंबा खींच सकते हैं खींचेंगे, जितने गंदे तरीके से, जितना ज़्यादा एग्रेसिव दिखेगा, जितना ज़्यादा नुकसान रुतबा ये सब दिखेगा, उतना मज़ा आएगा। अगली मोहब्बत इस बात का सबूत होती है कि पिछली मोहब्बत झूठी थी। तो मे बी कभी ना हो। द कैजुअल टॉक पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। फिटनेस फ्रीक शिवम मिश्रा जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा-सा आपका परिचय जानना चाहती हूँ संक्षिप्त में। कहाँ बिहार में आप कहाँ से हो? क्या करते हो? ये सारा कुछ। बिहार से हूँ और मैं स्टार्टिंग से बिहार में ही रहता हूँ, हुँ। क्योंकि मतलब बिहार से होना और बिहार में रहना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं बिहार में चंपारण ज़िला से हूँ और पश्चिमी चंपारण ज़ोन है जो कि थोड़ा ज़्यादा शहर से हटके है। मतलब प्रॉपर जो विलेज का एरिया आप बोलते हैं वहाँ से मैं हूँ। तो स्टार्टिंग से मेरी एजुकेशन जो है वो हॉस्टल की रही है और हॉस्टल में आपको पता है कि न्यूट्रिशन का थोड़ा लोचा हो जाता है। तो उस मैटर में मेरी मतलब हेल्थ थोड़ी डाउन थी। तो उस टाइम से मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक हुँ। हमने अपने फिटनेस पे सबसे ज़्यादा काम किया और उसका मेन रीज़न भी यही था कि हमारा हेल्थ थोड़ा डाउन था हॉस्टल फूड के वजह से। हॉस्टल में रहने का कारण? फैमिली जैसे कि गांव छोड़ नहीं सकती। मतलब हमारे ज़ोन में ना जो मतलब शहर से बहुत दूर गांव के लोग हैं, तो उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो वहाँ का घर छोड़ के हट नहीं सकते और फिर सेम टाइम पे वो अपने फैमिली के साथ नहीं रह सकते। तो मैं ही नहीं, मेरे फैमिली में मेरी एक बड़ी बहन है, बड़ा भाई है। तो हम सबकी एजुकेशन बाय हॉस्टल ही हुई है। और लास्ट मतलब मैं था तो मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो स्कूल टाइम से ही मैंने स्टार्ट करा था और ये एक इंटरेस्ट था। ये प्रोफेशन बहुत बाद में ऐड हुआ है मेरे लाइफ में। तो स्टार्टिंग फेज में यही था और हॉस्टल में रहने का मेन रीज़न है कि पेरेंट्स के साथ रहना सेम टाइम पे, क्योंकि गांव से डेली ट्रैवल आप बहुत ज़्यादा दूर कर नहीं हुँ। सकते स्कूल के लिए, थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो तो चलता है। तो स्टार्टिंग फेज से जैसे कि हॉस्टल भी ऐसा नहीं कि थोड़ा बड़ा है इससे। जैसे कि मैं 4 साल का था, मतलब मेरी स्टार्टिंग ही फर्स्ट क्लास से ही मैं हॉस्टल में ही था। तो उस टाइम से अभी तक थोड़ा अपने फिटनेस पे अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। फर्स्ट मतलब क्लास से ही आप बाहर हाँ थे। जी, अच्छा, मतलब आपने पढ़ाई क्या किया है? मैं मतलब सीबीएसई बोर्ड से मैंने 10th करा था। हुँ। फिर 12th के बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन करा, जो कि अभी पिछले साल ही कंप्लीट हुआ है। हुँ। और अभी मैं मतलब जस्ट दिल्ली से ही रिटर्न हो रहा हूँ, तो अभी मैं क्लास के लिए ही गया था। तो मेरा मन है, बीच में मैंने 1 साल का गैप लिया था ये बिज़नेस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि सब कुछ अच्छा मिल रहा था तो अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ नहीं सकता था। किस टाइप का बिज़नेस? जैसे कि सबसे पहले मैं पार्ट टाइम, क्योंकि फिटनेस में आने के लिए ना एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है बजट। तो आप अगर आपके पास बजट नहीं है ना, क्योंकि ये खर्चे ऐसे नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप कर लोगे। अगर आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप फिटनेस इंडस्ट्री में 1 साल भी नहीं टिक सकते हो। तो मेरा विज़न ये था कि अगर मैं यहाँ पे गेम खेलना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं था कि मुझे गेम खेलना है, यहाँ से मिलना चाहिए, वो मेरे लिए एक मज़े का चीज़ था। कैसे फुटबॉल खेलते हैं तो ये नहीं बोलने जाते ना कि मैं अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ तो मुझे फुटबॉल फ्री में दे दो। हुँ, हुँ। फुटबॉल के लिए पे करना पड़ता है। तो वैसे ही मेरा भी प्रोफेशन था कि मेरा मन था बॉडी बनाने का, बॉडी बॉडी बनाने का मन था। और ये भी पता नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग जैसा कोई गेम होता है। हुँ। तो ये भी बाद में पता चला, तो फिर इंटरेस्ट आ गया मेरा अच्छा फिजिक बनाने में। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। इस पॉइंट पे हम लोग आगे बात करेंगे कि नेचुरल होने का रीज़न भी यही है कि एक तो मैंने अपने हेल्थ को सुधारने के लिए ये चीज़ करी, मुझे बॉडी बिल्डिंग टर्म बाद में पता चला। तो मैं इन दोनों के बीच का इंसान हूँ। जैसे कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना भी था और अपने हेल्थ को भी ख़राब नहीं करना था, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया कि मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा बुरा था। तो मैं अगर शॉर्टकट पाथ चूज़ करता, तो उस शॉर्टकट पाथ को चूज़ करने के लिए अगर कोई मतलब डीपली इस फील्ड को जानता हो, तो वो समझ पाएगा कि उस शॉर्टकट पे या किसी भी ड्रग को यूज़ करने के लिए एक अच्छा जीन, एक अच्छा बॉडी, एक अच्छा हेल्थ पहले से चाहिए होता है। तो मेरे जैसा इंसान जो ऑलरेडी डैमेज्ड है,
वो अगर इस रास्ते पे जाता तो नुकसान होता। और यही रीज़न है कि मैं हमेशा सही पाथ पे चलता आ रहा हूँ और मुझे एक बहुत अच्छा रास्ता भी मिला सोशल मीडिया के थ्रू, जिसके थ्रू मैंने मतलब अपना एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर लिया और मेरा वर्चुअल बिजनेस है, सच बताओ तो। मतलब एज ऐसा है कि अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, कहीं पे भी इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ और मेरे पास जो इनकम है वो भी रेगुलर है। तो ये तीनों चीज़ें मैं साथ में कर रहा हूँ और उसका रीज़न है कि मेरे पास अभी फुल टाइम है देने के लिए अपने काम को, आपकी क्योंकि एज कितनी है? 23। 23। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? अभी बताया मैंने, मेरा बड़ा भाई, बड़ी बहन, मेरी माँ जिनको सारे लोग जानते हैं और मेरे पापा। दादी भी थी और लेकिन दादी कुछ दिन पहले उनका डेथ हो गया और मेरे दादाजी अभी जिंदा है। अच्छा, तो फिटनेस इतने की लोग। जर्नी जो है कब से स्टार्ट हुई और इसका मोटिव क्या था? जैसे कि मैं क्लास फोर्थ से आपको बताऊं तो मतलब दिमाग में उस टाइम से था, जैसे कि बॉडी बनाने का किसी भी इंसान को अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना तो वो बहुत छोटे एज में दिख जाता है। तो जैसे कि मेरा किसी भी गेम में मन नहीं लगता था, मेरा इसी तरीके से जैसे कि बॉक्सिंग हो गया, मतलब जो थोड़ा सा होता है ना एग्रेसिव गेम, उसमें जिसमें मतलब थोड़ा सा एग्रेशन को कंट्रोल ना लाइक करके कुश्ती, बाहर लाना हो। पहलवानी। नहीं, हाँ, ये सारी चीजों में मतलब अब मैं चंपारण से था, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप किसी से पूछ भी पाओ कि कैसे क्या करना है मतलब करने। वो बहुत ज्यादा पिछड़ा है। पिछड़ा क्या, आप पटना में भी अगर आज चाहो कि आपको हम्म। बॉक्सिंग सीखना, आप किसके पास जाओगे? हम्म। अब मैं बिहार की बात कर रहा हूं, अगर पूरे इंडिया में सेलेक्टेड जगह है जहां पे, वो भी सेलेक्टेड जगह उनके लिए है जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। अच्छा। अगर एक लड़का है हम्म। जिसके में बहुत ज्यादा मतलब ये है, जुनून है जुनून है। किसी फील्ड में काम करने के लिए, आप बताओ अगर आज यहाँ पे लड़का है जिसके पास लिमिटेड पैसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिना पैसे के कोई गेम होता है, तो वो फिर कहाँ जाएगा, किस एकेडमी में जाएगा? पटना में आपको पता है एक भी एकेडमी नहीं है, स्पोर्ट्स एकेडमी एक भी। गवर्नमेंट के द्वारा जिम खोला गया, सब में वेट लिफ्टिंग के रैक्स बने हुए हैं, आप कोचेस ढूंढ के दिखा दो, पूरे बिहार में एक वेट लिफ्टिंग का कोच नहीं मिलेगा। फिर लड़का किससे पूछेगा कि होता कैसे है, करना क्या होता है, क्या मेहनत करना होता है? जैसे कि मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि जो ओलंपिक्स होता है ना, ओलंपिक्स के लिए कोई भी लड़का हमारे एज में आके प्रिपरेशन नहीं कर सकता। अगर हमें वो रास्ता 10 साल 12 साल के एज में नहीं मिला तो हम लाख डिजर्विंग थे, हमें वो जगह नहीं मिलेगा। वो उस लड़के को मिलेगा, दो चीज़ हो सकता है, एक या तो उसके फैमिली के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अच्छा एकेडमी में जा रहा है, मेहनती है, कर लेगा, तो वो वहाँ वो स्किल डेवलप कर लेगा। और मैं ऑडियंस से भी बताना चाहूँगा कि एक एथलीट जो है वो ऐसे ही तैयार होता है कि वो बहुत छोटे एज से प्रेप कर रहा है। जैसे कि वेट लिफ्टिंग में कोई 20 साल का लड़का चाहे कि मैं अब वेट लिफ्टिंग की तैयारी शुरू करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, वो मेहनत करते करते मर जाएगा, उस स्किल को डेवलप नहीं कर पाएगा जो एक लड़का इजिली 12 से 14 साल के एज में डेवलप कर सकता है। और मेरा वहां से स्टार्ट था, मेरा बहुत मन था लेकिन कोई जगह नहीं था, क्योंकि अगर उस टाइम पे मेरे पास विजन होता, अगर एक 13 साल 12 साल के लड़का के पास एक विजन हो कि मुझे ये चीज करना है तो वो कर सकता था। मैंने बॉक्सिंग करा, चुल तो था करने का, अगर कोई एक चीज पकड़ा होता तो मे बी आज जहां हूं उससे भी ऊपर होता, मे बी। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे भी होता, हो सकता है इससे नीचे भी होता, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मैं वहां पे होता जहां आप पूरी जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो गोल्डन एज निकल गया। और एथलीट का गोल्डन एज छोटा एज होता है, मतलब ये लोग बोलते हैं ना कि जवानी 24 साल 30 साल, एथलीट का जवानी उधर 12 साल से स्टार्ट होता है, 10 साल से। तो उसमें वही है कि मेरा जुनून भी उसी टाइम से था और इंटरेस्ट था, पर वही है कि एक चीज़ में घुसा नहीं रह पाया, पर लास्ट में पावर लिफ्टिंग दिखा तो थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन होके मैं एक अच्छा एथलीट बना। काफ़ी सारे मेडल्स भी हैं मेरे, मे बी आप लोग डिस्प्ले कर पाओ। मैं ट्राई करूँगा कि सारे मेडल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हों। और हम मैं बताता हूँ कि मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और लास्ट टाइम ये पावर लिफ्टिंग थी, और फिजिक में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है। मैंने आपको बताया ना कि एक विजन क्लियर नहीं हो पाता है कि क्या करना है, तो फिजिक में भी मेरा अभी नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लगा था। मैंने अभी स्टार्ट करा है इस साल से, बीच में 3 साल का गैप लिया था मैंने गेम से। अच्छा, अभी आपकी सोशल मीडिया पे एक बहुत प्यारी वीडियो जो है वो हर जगह दिख रही है, काफ़ी वायरल हो रही है। आपने अपनी माँ का ट्रांसफॉर्मेशन करवाया
और वो भी इस एज में जहाँ पे लोग एक्सरसाइज तक नहीं करना चाहते, योग तक नहीं करना चाहते, कैसे किया आपने ये सब उस वो चीज एक पे? बहुत ही बेस्ट मोमेंट था, जैसे कि मेरी अर्निंग, मेरा लाइफ और इन सारी चीज़ों को एक में कंबाइन कर सकते हैं उस इंसिडेंट को लेके। जैसे कि जिस टाइम पे फर्स्ट कोविड का टाइम था ना, मेरे माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। मेरी माँ शुरू से बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, मतलब वो भले ही उसका वेट बहुत ज़्यादा है, पर वो बहुत ज़्यादा हेल्दी थी हेल्थ के टर्म में। तबीयत उसकी कभी ख़राब नहीं होती थी, कोई भी बीमारी नहीं थी। फर्स्ट टाइम वो अफेक्ट हुई कोविड में, और उस टाइम पे उसका हेल्थ बहुत डाउन गया। उसकी वजह से बहुत सारी दवाइयाँ चली और उसका वेट बहुत रैपिड बढ़ा। और होता है ना कि एक लड़के के दिमाग में सबसे बड़ा ट्रॉमा तब गुजरता है जब वो एक मिडिल एज में, जब बड़ा होते होते तो लड़का अगर 25 पार कर गया है तो उसके में वो मैच्योरिटी आ जाएगी कि यार टाइम है, अब टाइम ऐसा करा रहा है। तो लेकिन एक लड़का अगर छोटा हो और उस टाइम पे उसको अगर दिखे कि किसी चीज़ की वजह से मेरे फैमिली को प्रॉब्लम हो गई, तो उसका दिमाग टनकता है और बहुत गंदा टनकता है, मतलब फिर वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब मेरी माँ की जब भी तबीयत खराब हुई तो कोविड का टाइम ऐसा था कि वो नॉर्मल बीमारी थी नहीं कि कोई लेके हॉस्पिटल गया ले आया। और हमारे साथ दिक्कत थी कि हम लोगों को ये दिखता था कि माँ को अगर हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि वो उसका हिम्मत ही टूट जाता, वो कभी फैमिली से अलग नहीं रही। तो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि उसको घर पे रखेंगे और इलाज कराएंगे। तो उतने के लिए हम लोग कैपेबल थे कि इलाज पे कितना भी खर्च सकते हैं, उतने के लिए मेरे फादर भी मतलब बहुत कैपेबल हैं, तो उतने के लिए मेरे फादर हम। लेकिन एक होता है ना कि कैपेबिलिटी बहुत ऊपर होनी चाहिए। यंग माइंड में ये बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि इतना ही क्यों, इससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि मेरी माँ को अगर ये दिक्कत हो रहा, अगर सब कुछ ठीक है, फिर भी लगता है कि ये क्यों नहीं हुआ, उससे ऊपर का जो चीज़ है वो क्यों नहीं हुआ। जैसे कि जहाँ 1 लाख खर्चा हुआ वहाँ 3 लाख क्यों नहीं खर्चा हुआ, वहाँ 5 लाख क्यों नहीं खर्चा हुआ, वहाँ होना चाहिए था। अगर हम कैपेबल होते तो हम करते। तो उस टाइम पे मेरी अर्निंग नहीं थी और उस टाइम पे माँ लकीली एकदम अच्छी हो गई, एकदम ठीक हो गई। मतलब रिकवरी परसेंटेज उस टाइम बहुत कम था लोगों का, और उस सिचुएशन से माँ रिकवर कर गई। तो माँ का हो गया बहुत ओवर, मतलब 18 या 20 किलो वेट गेन हुआ 1 महीने में। तो फिर उससे तो ठीक हो गई, पर फिर बीमारियाँ स्टार्ट होने लगी लगातार। तो मैं उस टाइम पे ट्रेनर का काम करता था शहर में, तो लिमिटेड अर्निंग थी। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन गांव रहते हैं माँ के साथ, अभी भी मैं वही करता हूँ कि बिजनेस से जब भी टाइम मिलता है जाके गांव में रहता हूँ। तो माँ के साथ रहा, माँ को सोचा कि थोड़ा सा वॉक ऐड कराते हैं। जैसे कि मैं पर्सनली आप लोगों को भी सजेस्ट करना चाहूँगा ऑडियंस को कि आप भी और आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि वर्कआउट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो मेरी माँ के ट्रांसफॉर्मेशन में भी और मेरे अभी डेली रूटीन में भी मैं सच्ची बता रहा हूँ कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को छोड़ के आप वॉक पे शिफ्ट हो सकते हो। अगर आप डेली वॉक भी कर रहे हो तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब अगर एक अच्छा खासा आप स्टेप का टारगेट लेके चलते हो तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चीज़ है। क्योंकि वो नहीं हो रहा होता है तो लगता है कि टहलना क्या है, टहल लेंगे, लेकिन टहलने पे पता चलता है कि बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है डेली। तो माँ को बहुत हेल्प करा उसने, और मैं साथ में था तो थोड़ा बहुत डाइट का भी ध्यान रख लेता था। तो ओवरऑल माँ अभी मतलब पिछले 1 साल से बहुत अच्छी हैं और मतलब एकदम हेल्दी हैं, उनका हेल्थ एकदम अच्छा हो अच्छा, गया। आप पर बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं कि आप फैकनेटी या स्टेरॉइड यूजर हो, सही है क्या? देखिए जैसे कि ये एलिगेशंस जो हैं हम्म। उनको पहले अच्छे से समझते हैं। हम्म। ये फेक नैटी होना हम्म। उस लेवल पे जाके करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा हेल्थ ख़राब रहता था। अब वहाँ से मैं अगर स्टेरॉइड अब्यूज़ करता, मानते हैं हज़ारों लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पे आजकल, तो हर कोई बोल रहा है कि मैं नेटी। तो उनके पास क्या है कि मैंने बताया ना कि मिडिल एज में बहुत चुल रहा था आगे जाने का। तो उनको ये रास्ता दिख रहा है कि मैं स्टेरॉइड अब्यूज़ करूँगा, झूठ बोलूँगा और आगे निकल जाऊँगा। पर हमारा फील्ड ये आज से नहीं है। मैं सोशल मीडिया पे आने से 7 या 8 साल पहले, अभी मुझे 10 साल हो गए, 8 साल पहले से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर रहा था। मैं बाकी सारे लोगों की तरह नहीं हूँ कि उठ के आया और एक अच्छा बॉडी दिखाया और पैसे के लिए, वो उनका बॉडी दिखाने का विजन ही यही है कि हम पैसे के लिए कर रहे हैं कि मुझे अच्छा बॉडी ट्रांसफॉर्म करना है। मेरे लिए वो नीड था।
और रही बात फेक नैटी की, तो मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि शिवम मिश्रा अभी बिजनेस, फैमिली, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ों में महीने के 15-20 दिन घर से बाहर रहता है। जैसे कि आज सुबह से अभी टाइम 1-2 बजने वाला होगा, आज सुबह से भी मैंने एक दाना कुछ नहीं खाया और ऐसे ही बहुत दिन मैं भूखे रह जाता हूँ, बहुत शेड्यूल ख़राब चलता है और उसका मेन रीज़न है वो करियर, पैसा जो भी बोल सकते हो। क्योंकि मेरा वो ज़ोन है कि घर पे बैठ के मुझे सब कुछ मिल नहीं रहा है कि दिन का 5 मिल रहे। तो अगर अभी लोग मुझे नैटी नहीं समझ रहे हैं, तो जब शिवम मिश्रा अभी शिफ्ट होने वाला है और एक जगह पे थोड़ा उसको रेस्ट मिलेगा, तो मैं भी उसको तो कभी नैटी ना समझे, क्योंकि उसके उस मतलब इस पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा मेरे पास है। ये हुँ, मेरा लोएस्ट पोटेंशियल है। हुँ, मतलब ये जो बॉडी है, ये जो स्ट्रेंथ है, मतलब कोई देखे कि 240 किलो लिफ्ट कर दिया, 230 किलो लिफ्ट कर दिया, स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि कोई भी लड़का जो इन्हांस्ड है, उसको मैं स्ट्रेंथ में बीट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे 3 साल की मेहनत, उसका 1 महीने का मेहनत बराबर। वो बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। मैं हरा नहीं पाऊँगा, पर ये चीज़ है कि जो मैं हूँ, जितने में लोगों को लगता है कि बाप रे! इतना तो हो ही नहीं सकता, तो ये अभी कुछ नहीं है। ये इसमें अभी 200% और ऐड हो जाएगा, हुँ। मतलब ऐड करना चाहे तो। एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी होता है, आप भी देखते होंगे। आप इन सब चीज़ों से अपने आप को कैसे दूर करते हैं? मुझे ऐसा लगता है हुँ, कि जो कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, एक्चुअल में वो कंट्रोवर्सीज़ नहीं है। मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, मैं किसी और के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ कि कौन सही में लड़ रहा है, कौन तीस मार का है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ होती हैं, ये कंट्रोवर्सीज़ हैं ही नहीं। और यही रीज़न है कि ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ मैं, कि मैं बिग बॉस जैसा शो कभी देखा नहीं, क्योंकि शायद उससे कनेक्टेड ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से बॉलीवुड से, टीवी शोज से ही उठ के रियल लाइफ में लोगों के आते हैं सारी चीज़ें। तो मैं सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज़ में बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खुद सोचो कि अगर दो लोगों में झगड़ा हुआ और एक ने एक को गाली दी, तो आपको क्या लगता है कि दूसरे के पास आप मतलब ये चीज़ को समझो कि जैसे कि रोड पे ही दो इंसान लड़ रहा है ना, तो एक इंसान को गाली दे रहा है या मार रहा है, तो दूसरा ये नहीं करता है कि फिर उतना भी पेशेंस नहीं होता है कि हम अपने सेफ्टी के लिए कुछ स्टेप उठा लें। वो तुरंत मतलब हमला करता है। सोशल मीडिया का ये कल्चर है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट किए, वो क्रिएट किया जाता है, दोनों पार्टी को पता होता है हुँ। कि इसको जितना लंबा खींच सकते हैं खींचेंगे, जितने गंदे तरीके से, जितना ज़्यादा एग्रेसिव दिखेगा, जितना ज़्यादा नुकसान रुतबा ये सब दिखेगा, उतना मज़ा आएगा, तो ये लोग उतना लंबा खींचते हैं। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि मेरा कंट्रोवर्सी कभी होता नहीं है। और आप पूछ रहे हो कि कैसे दूर रहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी होने के बाद शायद मेरा सारा काम बिगड़ जाए, क्योंकि कंट्रोवर्सी का मेन टर्म क्या होता है कि एक दूसरे की फैमिली का मजाक बनाना। मतलब अगर जो लोग जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, वो लोग तो मतलब बहुत ज़्यादा नीचे कहे जाने वाले हैं, क्योंकि आप खुद सोचो कंट्रोवर्सीज में मेनली आता है कि ऑन कैमरा कोई किसी की माँ को गाली दे रहा है, और जो इंसान कहता है कि मेरी माँ मेरे लिए ये है, एक तो देने वाला गलत है कि तुम उसको ना मार के, उसको ना कुछ करके उसके माँ को गाली दे रहे हो, उसके फैमिली को डिफेम कर रहे हो, उसके औकात को दिखा रहे हो। और दूसरा चीज़ ये कि सामने वाला भी उसका एक्शन ना लेके वो फिर बताता है वीडियो में कि मैं ये एक्शन लूंगा। आपको लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा टर्म चल रहा होगा, कोई ऐसा वॉर हुआ होगा जिसमें से सामने वाली पार्टी आके और अनाउंसमेंट करा रही हो कि हम इस तरीके से सामने वाले को मारने वाले हैं? ऐसा होता ही नहीं है। जिन लोगों को कुछ करना होता है ना, जिन लोगों को हमला करना होता है, वो लोग करेंगे, वो लोग जिनको मारना होगा मारेंगे, जिनको गाली देना होगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएट की जाती हैं। अगर मैं ना चाहूँ तो मैं मतलब जब तक कोई पर्सनल ना चाहे घुसना कंट्रोवर्सी में, तब तक होगा ही नहीं। एक और टर्म आता है कि कोई बार बार पिंच कर दे। जैसे कि मैंने देखा है, मुझे 4-5 बार ऐसा फील हुआ है कि कोई मुझे पिंच करा है, और कोई भी इतना गंदा पिंच नहीं करता है कि हम उग्र हो जाएं। मतलब ऐसा तो नहीं होता है कि कोई स्टार्टिंग में ही आया और मेरी माँ बहन को गाली देने लगा। स्टार्टिंग छोटी चीज़ों से होती है, तो छोटी चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हमें फेम का लालच हो तो हम उस चीज़ को उकसाएंगे। पर मेरा मानना है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया को अगर कोई डीपली समझ पाए, तो
नंबर्स कुछ नहीं है। वो जो नंबर लगाया ना कि इतना मिलियन, इतने लाख, इतने मिलियन, तो किसी को नहीं पता है कि कौन क्या वर्थ क्रिएट कर रहा है, कौन क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी सोशल मीडिया पे जिनका 100K भी फॉलोअर नहीं है, अचानक से बूम मारता है, एक रात का खेल होता है, वो 2 मिलियन हो जाता है। तो जो लोग मतलब फॉलोअर के लिए हर नीचता पे उतर रहे हैं, उनको भी ये चीज़ नहीं पता है कि हम थोड़ा सा पेशेंस रखें तो शायद कभी बहुत अच्छे तरीके से ये टाइम आ सकता है कि हमारा सारा काम जो हम वर्थ क्रिएट किए हैं, जिससे हम किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हम लाइफ में कर रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखें तो ये अचानक से सामने आएंगी और हम अच्छे तरीके से कंट्रोवर्सी के पाथ से हट के भी अच्छे तरीके से ऊपर जाएंगे और वो चीज़ें लाइफ टाइम रहती हैं। मेरे नज़र में जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर का आप बात कर रहे हो, जितने भी बड़े लोग हैं, उनका कभी किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं रहा है। उन लोगों ने या तो लोगों को एजुकेट किया है या तो अपने लाइफ को ऐसा बनाया है कि उसको देख के हम लोगों ने कुछ सीखा है। मैं सच्ची बताऊं तो ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जैसे जीत सलाल सर हैं, तो बाद में तो छोड़ते तो लोग किसी को भी नहीं है, कंट्रोवर्सीज में वो भी आ गए लास्ट में। पर गुरुमान सर हैं, जीत सलाल सर हैं और एक दो और कोई अच्छे जो मेरे से एज में बहुत बड़े हैं, ये लोग थे। मतलब जैसे एक लड़का एक वीडियो को खोल के क्लास करता है ना, उस तरीके से हमने वो चीज़ देखा है। और आपको लगता है कि जब क्लास की तरह देख के हमने कभी सीखा है उनसे, तो वो रेस्पेक्ट किसी उस इंसान के लिए आएगा जो कितना भी बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा हो। तो कंट्रोवर्सी थोड़ा फेक टर्म है, वो जानबूझ के ही किया जाता है। दोनों पार्टीज को पता होती हैं कि कितना प्रॉफिट आने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ऐसा कि कोई इतना बुद्धू होगा या फिर इतना बेशरम होगा कि आज माँ बहन का गाली कर लें और कल साथ में बैठ के कॉम्प्रोमाइज करके होगा। तो इतना बुद्धू कोई नहीं हो अभी आपने सकता। एक टर्म बोला था कंट्रोवर्सी और बिग बॉस। अभी रिसेंटली एक फिटनेस फ्रीक रजत दलाल नाम का बंदा जो कि सोशल मीडिया पे आए दिन हर किसी से उलझते रहता है, बिग बॉस में पहुंच गया और वहां जाके पूकी बना हुआ है। क्या विचार है आपके? मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने आज तक एक भी शो देखा नहीं बिग बॉस का, तो मुझे बिग बॉस के बारे में कुछ पता नहीं है। और दूसरी बात रही रजत दलाल की, तो उस टर्म पे मैं इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहूँगा कि मैं उनको पर्सनल बेसिस पे कुछ जानता ही नहीं हूँ। ना उनके स्टार्टिंग फेज में मैं कुछ जानता हूँ उनके बारे में, ना बाद में जानता हूँ। और ये चीज़ मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है कि आप किसी के बारे में कुछ ना जानते हो और फिर भी राय दे दें। तो वो पर्सन अपने सोशल लाइफ में मीडिया पे अलग तो है। दिखता है ना उनका एरोगेंस, हैं? जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे उन्होंने वही तो कंट्रोवर्सीज बता रहे किए। हैं आप कि हाँ। मेरा माइंड उस तरीके का है कि हम चीज़ों को समझ पाते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। तो मुझे वो चीज़ किक नहीं देता है। आप भी सोशल मीडिया पे आपका फीड मेरा फीड खोला जाए अलग होगा, तो आप भी सोशल मीडिया पे अलग तरीके का कंटेंट देखते हो, मैं भी अलग देखता हूँ। तो मेरे सामने वो चीज़ें आती ही नहीं है। स्क्रॉल भी करता रहो ना पूरे दिन, अभी आप स्क्रॉल करोगे कार्स आएंगी, बॉडी बिल्डर्स आएंगे कुछ अच्छे, और मेरे फ्रेंड्स आएंगे जो मतलब मेरे फ्रेंड जोन में है। तो ये सारी चीज़ें मुझे रियल लगती ही नहीं है। अगर रियल हो तब भी तो मैं देखता ही नहीं हूँ। तो मैं किसी के बारे में जब जानता ही नहीं हूँ कुछ, मतलब जैसे कि कुछ मेरे दोस्त हैं जिनके बारे में मैं स्टार्टिंग से जानता हूँ, तो उनके बारे में मैं बता सकता हूँ। पर जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ उसके बारे में अच्छा या बुरा कुछ भी बोलना गलत है। अच्छा, थोड़ा टाइम लेगा। रिलेशनशिप में है? एकदम नहीं। क्यों? मतलब ना है ना होना है, क्यों? ऐसे ही मतलब थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे अकेले। पक्का कि कोई हाँ। और वजह है? नहीं नहीं, ऐसे झूठ बोलने का भी कोई वजह नहीं है। क्योंकि मतलब मे बी थोड़ा सा सिली साउंड करे, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप है, तो जिनका बहुत लंबे टाइम से आ रहा है वो ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है अगर दीपू भैया के वर्ड में बोले तो अगली मोहब्बत इस बात का सबूत होती है कि पिछली मोहब्बत झूठी थी। तो मे बी कभी ना हो। ये सब चीज़ से एक बार निकलने के बाद फील होता है कि ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि हमारे पास कोई वैसी मजबूरी है नहीं कि किसी को कुछ बोलने जाए इंसान ज़बरदस्ती। और काम इतना ज़्यादा है, ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा है कि अकेले भी इंसान सरवाइव कर लेता है। और कहीं से निकले तो फिर जिम तो है ही तो इन अपना फील्ड। फ्यूचर क्या ऐसे सिंगल रहना है या शादी वादी करनी है?
वही तो बता रहा हूँ, अब काम का कोई, जैसे आपको मैंने बताया कि विजन बड़ा है, हमारा सिर्फ सोशल मीडिया पे नंबर्स लेके नहीं बैठना है। मैंने जितना काम सोशल मीडिया पे किया है पिछले 1 सालों में, उससे 10 गुना ज़्यादा काम बाहर करा है। तो वो सारे काम को संभालने के लिए भी अपना ही माइंड लगता है। और आपको भी पता है मेरे टीम में कोई नहीं है, और टीम में बना भी नहीं सकता हूँ, सच बताऊँ तो। बहुत सेलेक्टेड लोग हैं जो मेरे साथ हैं, उनको मैं टीम नहीं फैमिली बोलता हूँ। तो उनसे निकलने के बाद देखते हैं, शायद नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि बॉडी बिल्डर्स या जिम जाने वाली ऐसी भी कैटेगरी है जो अच्छी अचीवमेंट्स मिल जाने के बाद या तो हम्बल हो जाती है या तो बहुत एरोगेंट हो जाती है, क्या रीजन है और आप किस कैटेगरी में हैं? मैं सच बताऊं तो मैं थोड़ा अकेले रहने वाला बंदा हूं, और लोगों के साथ जब होता हूं तो ये फिज़िक, बिजनेस, पैसा, इन सब को थोड़ा मैं साइड रखता हूं। जैसे कि मेरा पर्सनल बिहेवियर सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा होगा कि मेरे कनेक्शंस, मैं नाम नहीं लूँगा, पर मैं जिन लोगों के साथ रहा हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उनका साथ कभी नहीं देते, ना रहते हैं, क्योंकि उनको चाहिए सोशल मीडिया से फेम। और वो लोग कभी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं जो लोग बहुत कैपेबल हैं पर सोशल मीडिया पे नहीं हैं। पर मैं 20 ऐसे लोगों के साथ रहता हूँ जो कि कैपेबल हैं पर सोशल मीडिया पे नहीं है। मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मैं नाम से बता सकता हूँ, और यही रीज़न है कि हमारा कभी भी कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सोशल मीडिया से पहले वो रिलेशन आता है। मेरा फ्रेंड आयुष है, सोशल मीडिया से पहले का है। मेरा दोस्त अंकित है, और वो भी सोशल मीडिया से पहले का है। मेरा दोस्त शिवम है, वो सोशल मीडिया पे थोड़े ग्रोथ के बाद बना, पर सोशल मीडिया पे ग्रोथ के बाद बहुत सारे दोस्त बने, पर उसमें से सेलेक्टेड मैं शिवम का नाम इसलिए ले रहा हूँ, यूपी का है, शिवम राय करके नाम है, वो भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। क्योंकि मुझे उसके साथ रह के ये चीज़ फील हुआ कि हम लोग प्रोफेशनली कनेक्टेड नहीं हैं, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो जिनके साथ मैं खुला हूँ वो खुला रहता हूँ, मैं वहाँ पे नहीं लाता। तो मैं भी बोल सकते हो कि 90% टाइम मैं एरोगेंट दिखूँगा, क्योंकि मुझे अकेला रहना पसंद है, और अकेले रहने वाले लोगों को लोग एरोगेंट बोलते हैं। और जिनके साथ मैं खुलता हूँ वहाँ पे मेरे से ज़्यादा कोई हम्बल नहीं हो सकता। फिर मैं मतलब 100% खुला हूँ, जितना अपने फैमिली में उतना दोस्तों के साथ। तो मतलब बहुत लिमिटेड लोगों के साथ मैं वैसा हूँ। ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग और मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग में क्या बदलाव हैं और बेहतर कौन है? बॉडी बिल्डिंग टर्म अलग है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। बॉडी बिल्डिंग जो गेम है, बॉडी बिल्डिंग और मसल बिल्डिंग अलग अलग टर्म है। बॉडी बिल्डिंग जो गेम है वो गेम ही इन्हेंसमेंट का है। अगर आप ड्रग्स नहीं यूज़ करते हो तो आप बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते हो। वो बॉडी बिल्डिंग गेम ही अलग है, और ऐसा नहीं है कि वो गलत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात भी बताई थी कि एक ड्रग को मतलब कंज्यूम करके उसको एब्जॉर्ब कर लेने के लिए, उसको मतलब अडॉप्ट कर लेने के लिए एक तरीके से कहें, उसके लिए भी एक बहुत स्ट्रांग बॉडी चाहिए होती है। जैसे कि हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है, मतलब जैसे कि मेरे जिम में 200 लोग आते हैं, तो मैंने लगभग 7 से 8 साल जिम में मैं रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता है कि उसमें से 200-250 लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, पर उनको देख के भी आप नहीं बोल सकते हो कि वो लोग जिम भी जाते होंगे। तो इन्हांसमेंट जो है वो पहले भी और अभी भी दोनों टर्म अलग अलग थे। और कॉन्सेप्ट की बात करें तो जैसे कि अभी ये जो आप चीज़ बोल रहे हो ना, ये बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड है। जैसे कि पहले लोग इस टर्म को यूज़ नहीं करते थे, आज यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों ही बहुत अच्छा है। पहले था कि पहले के लोग एक्सपीरियंस के वजह से आज के बॉडी बिल्डर्स से बहुत ऊपर है। अगर आप पीछे के बॉडी बिल्डर्स के फिजिक को कंपेयर करो आज के बॉडी बिल्डर्स से, तो बहुत ऊपर है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्हांसमेंट से हट के नई नई चीज़ें आती जाती हैं, तो हमारा जो टर्म है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का, वो सबसे लास्ट में आया है इन सारे चीज़ों में। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग में भी फिजिक मॉडलिंग, फिटनेस मॉडलिंग, ये सब सेक्टर्स बाद में आए, सबसे पहले सिर्फ बॉडी बिल्डिंग था। तो वैसे ही जो लास्ट में आया है, जो अभी आया है, वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, और इसके भी काफ़ी अपने सारे फ़ायदे हैं। तो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग में था कि उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस थे, न्यू तो उसके भी कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं, और जो न्यू बॉडी बिल्डिंग एरा है इसके भी कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। तो अच्छा, दोनों प्रोफेशनल प्रेफरेंस बॉडी बिल्डिंग और जनरल फिटनेस में क्या अंतर है? टोटली अलग है। और मैं ये चीज़ सजेस्ट भी करूँगा कि कोई भी क्लाइंट, कोई भी इंसान अगर जिम जाता है, उसे बॉडी बनानी है,
तो वो फिजिक देख के अपने ट्रेनर को चूज करना, अपने इंस्पिरेशन को चूज करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप देखो कि वो इंसान रह कैसे रहा है। जैसे कि मेरे व्लॉग्स को इतना ज़्यादा अटेंशन मिलने का रीज़न यही है कि एक बच्चा भी समझ पाता है कि हमें बॉडी कैसे बनानी है, कैसे जीना है, क्योंकि मैं वैसे ही रहता हूँ, और एक बूढ़ा भी समझ लेता है कि मुझे इतना ही टाइम मिल रहा है, मैं घूमता फिरता रह रहा हूँ, तो क्या खा रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, कैसे बॉडी को मेंटेन कर ले रहा हूँ। तो वो चीज़ बहुत मतलब एक कह सकते हैं आप कि एक तरीके से एक क्लू है लोगों के लिए कि उनको एक पॉइंट मिल जाता है कि हाँ, शिवम बाहर रहता है, तो हमें तो समोसा दिख रहा है, हमें तो ये दिख रहा है, हम चलते हैं नारियल पानी पी लेते हैं। शिवम सुबह में पपीता खा के अपना वे प्रोटीन पी लेता है अगर उसके पास कुछ नहीं होता है तो वो सिर्फ व्लॉग को एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, वो व्लॉग से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं कि बाहर में हमारे पास भी पपीता खाने का ऑप्शन है, तो हम भी खा लेते हैं, नहीं खाएंगे समोसा हम पपीता खा लेते हैं, वे प्रोटीन पी लेंगे अपना। तो इस तरीके से गलत चीज़ों को कैसे मैं अपने से साइड रखता हूँ, वो चीज़ें शायद लोग सीखते भी हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते भी हैं कि आपको देख के कर लिया मैंने, थोड़ा थोड़ी अच्छा, लड़कियों और महिलाओं को जिम जाना कितना जरूरी है? और मिथ ये भी है हमसे कि जिम ज़्यादा। करने के बाद वो पुरुषों जैसी दिखने लगती है। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि पॉइंट अगर कितना ज़रूरी है आप पूछ रहे हो, तो लड़कों से ज़्यादा ज़रूरी है। जिम जाए ना जाए, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जिम जाना अलग चीज़ है, जिम जाओ ना जाए, जिम जाने से एक अच्छा माहौल मिल जाता है जहाँ आप वर्कआउट करोगे ही करोगे। लेकिन अगर आप नहीं भी जा रहे हो तो अपने फिटनेस का ध्यान रखना, फिजिकल एक्टिविटी करना लड़कों से ज़्यादा ज़रूरी लड़कियों के लिए है। और ये जो मिथ है कि मर्दों जैसी दिखने लगती हैं, ये तो मिथ ही है। मिथ ही है। ऐसा होता है? नहीं, नहीं होता है। नहीं होता है। देखिए, जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस जो है ना, उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, और वो लड़कियों में समझ लो आप ना के बराबर होता है। यही रीज़न है कि आप देखना कि एक लड़की मतलब अगर अच्छी फिजिक के साथ दिख भी रही है तो उसके बॉडी में एक अच्छा खासा फैट का परसेंटेज होगा, अच्छे फिजिक में होने के बाद भी। एक लड़का जितने पे मतलब एकदम नॉर्मल लाइफ स्टाइल में जितने मसल मास के साथ होता है, उतने पे एक लड़की एक्सट्रीम पे भी नहीं जा सकती है। तो वर्कआउट से जो होगा बेनिफिट ही होगा। जो पैरामीटर्स हैं उसको ह्यूमन ऊपर नीचे नहीं कर सकता है, वो नेचर से मिला है। जो जिस काम के लिए एक फीमेल के बॉडी को बनाया गया है और जिस काम के लिए एक मेल के बॉडी को बनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी फीमेल और मेल के अंदर होता है। तो फीमेल चाहे कितना ही वर्कआउट करे, कितना ही कुछ करे, वो उसी पैरामीटर के अंदर ग्रोथ होगा, और उस पैरामीटर के अंदर ग्रोथ अच्छा है। जैसे कि ये मान लेते हैं मेल हार्मोन प्रोडक्शन है टेस्टोस्टेरोन, और ये फीमेल्स में है, तो ये इतना ही बूस्ट होगा। ये नहीं ह्यूमन कर सकता कि इसको फैला दे या इसको फैला दे। इसमें पैरामीटर सब कोई यहाँ से यहाँ तक रह जाता है, यहाँ तक रह जाता है। तो हमारा काम है मैक्सिमम ग्रोथ पे रहना। तो लड़कियां मैनली नहीं दिखती हैं, अपोजिट बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। आपने देखा होगा, मेरे भी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, मैं वीडियोस में उनको कभी कभी ले लेता हूँ, तो उनकी भी फिजिक काफ़ी अच्छी लगती है, वो मैनली नहीं दिखती हैं। अच्छा, जिम जाने की कोई मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट होती है? बच्चा भी जा सकता ना है? वर्कआउट के लिए, ना जिम के लिए। वेट लिफ्टिंग के लिए बोला जा सकता है। वेट लिफ्टिंग भी अगर नॉर्मल टर्म में है तो, अगर वेट लिफ्टिंग जैसे कि गेम वगैरह के परसेप्शन से बोले तो जितना छोटे में स्टार्ट हो, 5 साल की एज में भी स्टार्ट हो तो अच्छा है। बाकी सारा वर्कआउट का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे और जितना लास्ट में एंड करोगे उतना अच्छा होगा। जिम में होने वाली हार्ट अटैक के बारे में आपकी क्या राय है? और क्योंकि जिम में लोग सेहत सुधारने जाते हैं और ऐसे में आए दिन जिम में हार्ट अटैक की खबरें जो है सामने आ रही हैं, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। जिम में जो हार्ट अटैक की न्यूज़ आ रही है, एक्चुअल में वो लाइज आ रही। आप इमेजिन करो कि एक महीने में पटना शहर में 100 लोग हार्ट अटैक से मरे, उसमें से एक बंदा जिम में मरा, 99 की न्यूज़ आएगी? वो तो नॉर्मल हार्ट अटैक माना जाएगा ना। जिम में जो हार्ट अटैक हो रहा है वो भी एक नॉर्मल हार्ट अटैक है। जिम का और हार्ट अटैक का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उनको पहले से कोई हेल्थ कंडीशन हो और उसमें समझदारी भी आती है। जैसे कि अगर आप एक प्रोफेशनल
ट्रेनर से मिलोगे, जैसे कि एक बहुत टाइप के ट्रेनर होते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी बॉडी देख के अपना ट्रेनर या इंस्पिरेशन ना चूज़ करो। तो एक जो प्रोफेशनल ट्रेनर है उसको स्टार्टिंग फेज में, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ पढ़ाया जाता है कि किस इंसान को किस तरीके से ट्रीट करना होता है। मतलब सेम चीज़ है कि आप यहाँ से मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी कि नर्व्स को कैलकुलेट करके मैंने इंस्टा पे रील डाली थी। आप पता कर सकते हो कि सामने वाले का हार्ट हेल्थ क्या है। अगर आप नहीं चेकअप करा सकते हो तो इतना तो कम से कम ऊपर का देख ही सकते हो कि हार्ट हेल्थ क्या है। उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी से उसको वर्कआउट कराना चाहिए। तो मेजर जो फैक्टर है वो ये है कि वो इंसान अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा है और उसके वजह से उसके हार्ट हेल्थ डाउन है। और जो दूसरा छोटा सा रीज़न है जो बहुत मिनिमल मतलब हो सकता है, लेकिन ये भी एक रीज़न है कि ट्रेनर की गलती से हो, कि ट्रेनर ने नहीं ध्यान दिया कि उस इंसान का हार्ट हेल्थ क्या है और फिर उसको अगर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पे वो कार्डियो करा रहा है या वर्कआउट करा रहा है तो मे बी उसके वजह से ये चीज़ हो। एक अच्छे कोच का क्या महत्व है बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग में? अच्छे कोच का महत्व नहीं बोल सकते हैं, अगर ना हो तो करना ही नहीं चाहिए। हम्म। मतलब अगर आपको एक अच्छा कोच जब तक नहीं मिलता है, मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे कि मेरे अभी जो ट्रेनर थे जो स्टार्टिंग फेज में मुझे ट्रेन किए थे, मैं उनके साथ नहीं हूँ अभी। उनका भी अपना काम है और मैं वहाँ पे रेगुलर रह भी नहीं रहा हूँ। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, मैं तो प्रोफेशनली उतना एक्टिव भी नहीं था अभी, पर जो भी लोग प्रोफेशनली एक्टिव होना चाहते हैं या हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि अगर कोच आपके पास नहीं है तो आप ना ही करो तो बेहतर है। कि क्योंकि आप कितना ही नॉलेजेबल क्यों ना हो, आप अपने लिए वो सब नहीं कर सकते हो जो आपका कोच आपके लिए करेगा। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग में आप मतलब नेचुरल भी अगर कर रहे हो, वो ड्रग्स की तो बात नहीं करेंगे हम क्योंकि उसके बारे में मुझे उतना नॉलेज ही नहीं है। लेकिन अगर आप नेचुरल भी कर रहे हो फिर भी आपसे ये गलती होगी कि आप खाने को ऊपर नीचे करोगे और सिर्फ ड्रग्स ही हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है। अगर खाने में भी आप पैरामीटर्स ऊपर नीचे कर दो, जैसे कि प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हाई प्रोटीन लेना ज़रूरी होता है, उसके साथ क्या क्या लेना ज़रूरी होता है, कितना अमाउंट में लेना ज़रूरी है, डाइट के ऊपर नीचे होने से भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास एक अच्छा कोच नहीं है तो आपको करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, प्रोटीन और क्रिएटिन में जैसे सप्लीमेंट से किडनी अफेक्ट होता है, ये मिथ है या सच है? मिथ है। मिथ है। क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ लगभग स्टार्टिंग फेज से। जब तक मेरे पास पैसे नहीं थे मैं नहीं यूज़ करता था। पैसे जब से मेरे पास आए, जब से मैंने अर्न करना स्टार्ट किया, मैं तब से सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। और एज सच हाँ, ये श्योर होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप ले रहे हो वो चीज़ अच्छा है। आपको अगर चीप में बेस्ट चाहिए तो भी आप अच्छा ढूंढो, और अगर आपको बेस्ट चाहिए तो एक्सपेंसिव होगा ही, तो वो भी आप मतलब सर्च करो। अगर गलत चीज़ खा रहे हो तो गलत है, लेकिन अच्छे क्वालिटी का अगर वे प्रोटीन है, क्रिएटिन है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इवन दूसरी चीज़ों से फार बेटर है। एज ए बिगनर यंगस्टर जो होते हैं, जो फिटनेस के लिए जिम जाते हैं या किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर ट्रस्ट करके कोई सप्लीमेंट जिनका वो जो इन्फ्लुएंसर है ब्रांड प्रमोशन करते हैं वो खरीदते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो जो इन्फ्लुएंसर है जिसको देख के वो खरीदे थे उन्होंने दूसरा प्रोडक्ट का जो प्रचार करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में किस पे ट्रस्ट किया जाए? कैसे जो यंगस्टर हैं कैसे यकीन करेंगे कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं? इसलिए मैं आपको बता रहा था कि मेरे लाइफ में मेरा टारगेट कभी भी नंबर्स के पीछे नहीं जाता। मैं ये नहीं सोचता कि कैसे नंबर से अचीव कर लूँ। अगर किसी ने मुझे फॉलो करा है, मेरा पहला ब्रांड था एज इट इज़, अभी भी वो ब्रांड है एज इट इज़, और आगे भी रहेगा एज इट इज़। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि लोगों को पता होगा कि मैंने जिस लेवल से काम स्टार्ट करा था वहाँ से लेके आज तक, आपसे अगर आपको तो उतना ब्रांड का पता नहीं होगा नाम, पर इंडिया में चल रहे किसी भी ब्रांड का आप नाम रखो तो एक ऐसा नंबर, एक ऐसा प्राइस मैं आपको दिखा सकता हूँ। ब्रांड वैल्यू की बात है, मैं बहुत बड़ा सोशल मीडिया सेलिब्रिटी नहीं हूँ, पर ब्रांड वैल्यू है क्योंकि लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं और लोगों ब्रांड को यही चाहिए होता है। ब्रांड को मतलब नहीं है आपके
मतलब वीडियो पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, आप कितने लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, कितने लोग आपको देख रहे हैं। ब्रांड को मतलब होता है वैल्यू से। तो महादेव का आशीर्वाद बोल सकते हैं या लोगों का भरोसा विच जीता टाइप है ऑफ वैल्यू? विच टाइप ऑफ वैल्यू? वैल्यू ये कि जो आप बोल रहे हो ना कि किसी ने कुछ हाथ में पकड़ा और वो लोगों ने खरीदा, उसको वैल्यू बोलते हैं। एक इंसान है जिसकी वीडियोस 1 लाख लोगों ने देखी और उसके बोलने पे 1,000 लोगों ने भी नहीं खरीदा, और एक अदर हैंड पे ये लड़का खड़ा है जो हाथ में लेके बोला, और वो उस बेसिस पे बोला कि उसने यूज करा है, तो वो ट्रस्ट दिला पाएगा ना कि ऑथेंटिक चीज है। अब कल को कुछ भी लेके खड़े हो जाना, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखोगे, उनका अगर लाइफ भर का बना दिया जाए ना, तो उनका ऐसे रील बन सकता है कि ये सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट, 6 सप्लीमेंट का रील बन जाएगा 6 सेकंड का। वो लोग 6 सप्लीमेंट दिखा रहे होंगे, लेकिन शिवम मिश्रा के हाथ में एक ही दिखेगा। और यही चीज़ है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है। मैं जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा पेशेंस अगर कोई रखे तो वैल्यूज़ ज़्यादा मिलती हैं। अगर आप अच्छा चीज़ भी प्रमोट कर रहे हो, मुझे जैसे कि बेटर ऑफर्स आते, बेटर ऑफर आए, मैंने क्या किया, मुझे लगा कि प्रॉफिट की तरफ पूरी दुनिया जाती है, तो 2 तरीके से प्रॉफिट बनाया जा सकता है। एक, या तो अपने काम को और ज़्यादा बेहतर करके, एक या तो वहीं ब्रांड्स बदल के। तो मेरा ध्यान उस पे नहीं था। मैं लॉन्ग टर्म से स्टार्टिंग में एक ही ब्रांड साइन करा आज तक, उसी से मुझे जो दिक्कत होती है, जैसे कि एज इट इज़ में मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई, मैं उनसे क्वालिटी का तो मुझे दिक्कत ही नहीं होता है, क्योंकि क्वालिटी आज तक उस पर उंगली नहीं उठा। वो स्टार्टिंग से जब मैंने स्टार्ट करा था, मैंने एक रील भी बनाई थी कि मैं आज से 6-7 साल पहले मुझे एज इट इज़ ने थोड़ी स्पॉन्सर करा था, लेकिन उस टाइम पे भी, जिस टाइम पे मैंने अपना फर्स्ट प्रोटीन खरीदा था, वो एज इट इज़ का ही खरीदा था। और एज इट इज़ का एम्बेसडर बनना मेरा अपना पर्सनल चॉइस था। बना था मैं एथलीट स्टार्टिंग में, ब्रांड को देखा कि पोटेंशियल है, उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और वो मेरा तब का चॉइस है जब मेरे पास पहली सैलरी आई थी और मैंने मुश्किल से एक प्रोटीन का पैकेट खरीदा था, वो भी मैंने एज इट इज़ खरीदा था। मैंने जो जब सोशल मीडिया पे ग्रोथ पाई तो पहला ब्रांड साइन किया, वो भी एज इट इज़, और अभी मैं एम्बेसडर हूँ, वो भी एज इट इज़। तो ऐसे लोगों का ट्रस्ट भी बना रहता है, सामने वाले को ये भी बुरा नहीं लगेगा कि शिवम भैया को मैंने देख के, शिवम भैया को तो मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ, आज को ये लिए, कल को बोल रहे हैं ये खरीद लो। तो ये शिवम भैया के साथ नहीं है। अच्छा, आप इतने ट्रस्ट वर्दी हो और रिलेशनशिप में नहीं हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। रिलेशनशिप में ना होने का रीज़न हम्म। कि सबसे पहले 2 चीज़ें हैं, और ये मतलब रिलेशनशिप का बात आते ही ना कोई भी थोड़ा मजाक के मूड में आ जाता है, पर एक्चुअल में समझा जाए तो जितने लोग इससे अफेक्ट होते हैं और जिस तरीके से अफेक्ट होते हैं, वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी को मारना, किसी के साथ कुछ गलत करना, उन सारे चीज़ों से सबसे ज़्यादा ब्रूटल टर्म होता है ये, अगर कोई डीपली समझ पाया हो तो मैं इसलिए सजेस्ट भी करता हूँ सबको कि रिलेशनशिप में ना ही रहो तो बेहतर। हो अच्छा है तो वो समझ लो कि तुम दुनिया के सबसे बड़े ब्लेस्ड इंसान हो, पर इसमें ना ही रहो तो बेहतर है। और जिनके पास ये लक नहीं है, भाई लक अगर उनके पास नहीं है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा स्ट्रेंथ है, अपने जिम जाओ, आयरन प्लेट्स हो अच्छा डाइट मिल जाए। तो आप, हाँ, आप अपने फिटनेस के साथ रिलेशनशिप में हो। वो तो बहुत पहले से है। हाँ। और ये ऐसा चीज है जो कभी भी मेंटल हरासमेंट नहीं देगा, इधर सुकून ही मिलता है। वो प्लेट बजेगा तब भी, वो दर्द होगा तब भी, चोट लगेगा तब भी, गुस्सा आएगा तब भी, वो हर चीज में एक सुकून है। मतलब कोई अगर उस चीज को फील कर पाए ना, किसी की बॉडी हो ना हो, आप देखिएगा बहुत लोगों की बॉडी नहीं होती है, पर फिर भी वो लोगों को जिम में कुछ अलग ही मजा आ रहा होता है। तो बस वो मजा ढूंढना है, बॉडी बने ना बने, वो मजा आना चाहिए, वो अपने स्ट्रेंथ को फील करने का मजा आना चाहिए। अच्छा, आपका डाइट चार्ट क्या है, मतलब डाइट रूटीन क्या है, किस प्रकार से आप फॉलो करते हैं, आपका डाइट वाइट क्या है? डाइट मेरा, जैसे कि मैंने बताया आपको नेचुरल वाले टर्म पे, कि लोग बिलीव नहीं करते हैं कि नेचुरल, तो मेरा डाइट अभी बहुत बेसिक है, और इसलिए मैं रेगुलर ब्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि रोज 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 ही कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो मैं इसलिए डेली का ब्लॉग बनाता हूँ, और डेली मेरे ब्लॉग में लोगों को दिखता है कि डेली अलग टाइप का खाना खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी कहीं गया तो कोई ऑप्शन मिला कुछ खा लिया। पूरी सब्जी खाते हैं? नहीं, ये भी एक सिलेक्शन है, मतलब टर्म है। जैसे कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं तो मुझे पूरी सब्जी दिखा, भूख लगा है तो खाना ही है, तो मैं पूरी सब्जी ना खा के एक बार और नजर घुमा लूंगा।
अगर मुझे वहाँ पे कहीं पे कोई फल वाला दिख गया, मैं फ्रूट्स खा लूँगा। वे प्रोटीन का नीड हमें हमेशा होता है, तो वे प्रोटीन पी लूँगा, या फिर कहीं अंडा दिख गया, अंडा खा लूँगा। मतलब कुछ भी ऐसा एक हेल्दी ऑप्शन सबके पास होता है। तो मेरे व्लॉग का भी यही मतलब मोटिव होता है कि लोगों को ये दिखा पाऊँ कि तुम्हारे जैसा ही घूम रहा हूँ, तुम्हारे से कहीं न कहीं ज़्यादा काम है, तुमसे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। तो ये जब सिलेक्शन पे है। पानी पूरी देख के पानी नहीं आता मुंह में कभी? कितने दिन हो गए जब खाए हुए? आपको किसी चीज़ के हम्म। एवज में उससे बड़ा चीज़ मिल रहा हो ना, हम्म। तो वो ध्यान नहीं आता। अच्छा, कितने दिन हो गए ये सब खाए हुए आपको? जैसे नहीं, मोमोज हो गए। खाता तो हमेशा हूँ, मोमोज तो अभी परसों ही खाया मैंने। जैसे कि शूट पे जब जाना हुआ, हाँ। कंपटीशन जब खेलना हुआ, या मन में आया कि अभी नहीं खाना है, तो नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं है कि आदी है वो। और मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि आप मतलब कोई भी ये सोचता होगा कि हमें अपने टेस्ट के लिए जीना है, तो हम क्यों खाना छोड़ें। मैं सच्ची बता रहा हूँ कि इतने दिन सेक्रीफाइस करने के बाद जो एक प्लेट मोमोज में मुझे मज़ा आता है, वो रेगुलर खाने वाले को कभी नहीं आएगा। वो सेक्रीफाइस नहीं होगा, वो टेस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा कि मोमोज इतना टेस्टी लगता है, क्योंकि आप तो रोज खा रहे हो। उसको सेक्रीफाइस कर दो, फिर कभी कभी खा लिए तो ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अच्छा चीज है। और उसको भी आप हमेशा तभी खा पाओगे जब उसको मतलब उसका सेक्रीफाइस करोगे। कैसे कंट्रोल कर लेते हो आप? कंट्रोल नहीं करना होता है, नॉर्मल आदत है। आप भी डाल सकते हो, कोई भी डाल सकता है। बस एक मन में होना चाहिए कि मुझे ऐसा दिखना है, ऐसा होना है, ऐसा खुद में फील करना है, तो वो इजीली हो जाता है। आप भी कर सकते हो। थोड़ा सा माइंडसेट का फर्क होता है कि एक ट्राई करते हैं, शुरुआत करते हैं, एक पहल होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में कितना अंतर है? वेट लिफ्टिंग एक प्रॉपर अलग फॉर्म होता है जो कि ओलंपिक्स में होता है। इन तीनों गेम्स में एक ही गेम है जो कि ओलंपिक्स में होता है, और वो सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड गेम है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी सारे में रेपुटेशन नहीं है, पर वो एक कहते हैं ना कि ओलंपिक्स एक अलग लेवल का चीज़ है। तो वेट लिफ्टिंग जिनको करना है वो हमारे जैसे होके नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट किए और वेट लिफ्टर बन गए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर बड़ा हो गया है, उसके पास वो गोल्डन एज नहीं है। गोल्डन एज का मतलब 10 साल से 15 साल के बीच का 5 साल, अगर उनके पास वो नहीं है, तो वो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग के प्रैक्टिस में होता है कि आपके पास स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्किल होनी चाहिए। आपको उस चीज़ का प्रैक्टिस होना चाहिए, आपकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। उसमें स्ट्रेंथ का बहुत कम रोल है, स्किल का ज़्यादा रोल है। वो डेवलप होगा छोटे एज में। बड़ा होते होते हम लोगों का बॉडी इतना तो स्टीफ हो जाता है कि वो अडॉप्ट नहीं करने देगा। आज से मैं सीखने जाऊँ, मेरे बॉडी में स्ट्रेंथ में भी किसी वेट लिफ्टर से ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उस चीज़ को बिल्ड करने में अब 10 साल और लगेगा। तब तक मेरी एज निकल जाएगी, फिर मसल्स उतने स्ट्रांग नहीं होंगे। तो ये पैरामीटर सर है। पावर लिफ्टिंग अलग लेवल का चीज़ है। इसमें 3 फॉर्म होते हैं, डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस। तो ये हम लोग कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और पावर लिफ्टिंग भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नेचुरल नहीं होता है। इनमें भी लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में भी ड्रग्स यूज़ करते हैं। उन लोगों का भी अपना एक अलग मतलब बोल सकते हैं रेस्पेक्ट है। मेरे नज़र में भी रेस्पेक्ट है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जिनको अब जुनून है, तो आप जुनून को गलत नहीं बोल सकते हो। अगर उनको जुनून ही है बॉडी बिल्डर बनने का और रास्ता ही वही है, तो चूज़ करना पड़ता है। गलत वो लोग हैं जो लोग कर भी नहीं पाते हैं और गलत चीज़ों का यूज़ भी कर लेते हैं। अच्छा, इंडियन बॉडी बिल्डर्स इंटरनेशनल लेवल पर जैसे कि मिस्टर ओलंपियाड हो गया, इन सब पे परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते या वहाँ तक पहुँच क्यों नहीं पाते हैं? ये बात बोलने के लिए मैं बहुत मतलब छोटे लेवल पे स्टैंड लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में ना ही बोलना तो अच्छा होगा। लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि मे भी हो सकता है, अब जाहिर सी बात है कि जिनके बारे में मैं बोलूँगा, अगर बोलता हूँ, मैंने मना कर दिया कि मैंने जिनके बारे में मैं बोलूँगा उनको मतलब बारबल पकड़े हुए उतने दिन हो गया जितना मुझे पैदा हुए नहीं हुआ। ये मैं अगर बोलूँगा तो किनके बारे में बोलूँगा? जो लोग ओलंपिया के लिए खड़े हो रहे हैं, जो लोग ट्राई कर रहे हैं, तो वो लोग तब से ट्राई कर रहे हैं जब से मैं पैदा नहीं हुआ था। वो लोग उस टाइम के बॉडी बिल्डर्स हैं, और उतने सालों से जितने दिन मतलब मैं बड़ा हुआ हूँ, जितने सालों में, उतने साल उन्होंने मेहनत करी है। तो उनके बारे में कुछ बोलना अच्छा या बुरा मुझे नहीं लगता, कि मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उतना मेरा है नहीं। अच्छा, स्टेरॉयड यूज और एब्यूज में क्या अंतर है और इसका गुड और बैड इफेक्ट क्या है? अब आप एक चीज़ को समझो कि
स्टेरॉइड यूज़ करना मतलब कि आपको बताया मैंने, एक कोच होगा, वो आपको सारी चीज़ें बताएगा। कोच का सिलेक्शन कैसे करें, किसको नॉलेज है कि नहीं है, क्योंकि आजकल तो जिम एक बिजनेस हो गया है। आपको हर मतलब इसके 10 दुकान के बाद एक जिम की दुकान, मतलब जिम दिख इसके ही लिए जाएगा देखिए, बिजनेस। बॉडी बिल्डिंग के कोच के लिए ना, आप अगर जिम में अच्छा कोच सर्च कर रहे हो तो मे बी उसके सर्टिफिकेशन से आप अंदाजा लगा लो कि वो एक अच्छा कोच है। पर बॉडी बिल्डिंग में ना ये एक अंधा कुआं है। आप ट्रस्ट ही कर सकते हो, फिर आपको बाद में पता चलेगा। वो नारियल की तरह है कि फूटने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। उसमें फल है कि हाँ, नहीं है। फल है कि सड़ा हुआ है। तो वही चीज़ है कि आप देख सकते हो, आप उनका मे बी लोग यही करते हैं कि उनका रिकॉर्ड देखते हैं, जैसे कि कोई बड़ा कोच है तो उसके स्टूडेंट्स यहाँ 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 यहाँ। पर इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, जैसे कि दूर से कोई देखा कि अच्छा कोच है, सिर्फ उसका अच्छा टर्म दिख रहा है कि किन्हीं ने 5 बॉडी बिल्डर बनाए और 50 बिगाड़ दिए, 50 की लाइफ खराब कर दी। तो वो तो नहीं दिखाने जाते ना कि मैंने इसका लाइफ खराब करा, मैंने इसकी किडनी खराब कर दी, मैंने इसका लीवर खराब कर दिया। वो टर्म वो लोग सामने नहीं नहीं, रखेंगे। अच्छा। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा फील्ड है, और ना मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, ना मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। पर मैं ये कहूँगा कि कोई सर्च भी कर रहा है तो वो ये सोच के सर्च करे कि जो मुझे दिख रहा है उतनी ही दुनिया नहीं है। मे बी इस 5 बॉडी बिल्डर्स के बैकग्राउंड में कहीं 50 बर्बाद बैठे हों। तो बर्बाद तो सामने फेस लेके भी नहीं आते ना। तो इसलिए थोड़ा स्मार्टली सेलेक्ट करना होगा। अब बात करते हैं स्टेरॉइड यूज और अब्यूज की, जो आप बता रहे थे। तो यूज़ में है वही कि एक अच्छा कोच मिला आपको, आपने यूज़ करा। यूज़ से मेनली जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है वो होता है हार्मोनल डिसबैलेंस का। तो उसको फिर से कैसे फॉर्म में लाना है वो एक अच्छे कोच को पता होता है, और वो मॉनिटर भी कर रहा होता है कितने पे लीवर इफेक्ट हो रहा है। देखिए, डैमेज तो होता है, मतलब डैमेज तो होना तय है अगर आप ड्रग्स का यूज़ कर रहे हो। यहाँ तक कि आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हो, उसमें भी डाइट के पैरामीटर्स को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे घटाओगे ना, जैसे कि मैंने प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई किया था, मेरा लीवर इफेक्ट होगा। मैं नेचुरल हूँ फिर भी होगा, क्योंकि डाइट ही है ना। अब ओवर प्रोटीन करोगे, कोई भी चीज़ ओवर होता है तो, लेकिन उतना चलता है क्योंकि आप उसको फिर से मॉनिटर करके ठीक कर सकते हो, वो रिवर्सेबल है। लेकिन अब एक ही बार इतना हो जाना, एब्यूज़ हो जाना, जैसे कि आपने 10 ml किसी दवा की ले ली, आपको रिजल्ट दिखा, जाहिर सा बात है 20 ml जाता तो दोगुना रिजल्ट दिखता। तो उस लालच में 10 की जगह 20 डाल देना और बाकी सारे फैक्टर्स पे ध्यान ना देना, वो एब्यूज़ होता है। मतलब जो लोग खुद से करते हैं, एक्चुअल में वही लोग एब्यूज़ करते हैं। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि ड्रग्स का नाम पता है और कुछ नहीं, या फिर कुछ से 3-4 महीने की ट्रेनिंग ले ली और उसके बाद सोचे कि हम तो अब ज्ञानी हो गए, फिर मारे वो 10 की जगह 20 मारे, 50 ml मारे। होता है ऐसा। अच्छा, अभी आपने इतनी सारी अचीवमेंट्स और सक्सेस सब कुछ बताया, क्या कभी आपने ये परिवार वालों से या रिश्तेदारों से ताना सुना है कि सरकारी नौकरी रहता तो अच्छा रहता, क्या ये सब कर रहा है? एक पॉइंट मुझे ध्यान आया कि ताने नहीं आए, क्योंकि मैं थोड़ा बचपन से ही जवान से थोड़ा बहुत हार्ड हूँ, तो कोई, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, मतलब कोई मेरे से बोलता नहीं है ऐसा कुछ कि ये करो या ये करो, क्योंकि मेरे पापा पर्सनली मुझे कुछ नहीं बोलते। जब वही नहीं बोलते तो कोई और क्या नहीं, जैसे बोलेगा। बिहार यूपी में ये होता है हाँ, ना कि सरकारी तो नौकरी ही आपको करना है। वही बता रहा हूँ। हाँ। तो मेरी माँ को ये था, मतलब माँ वो कभी भी सिक्योरिटी चाहती है, उसको नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सब कुछ हो रहा है उसी का। सब उसको भी नहीं पता है कि वो क्या है आज। मेरा वो स्ट्रेंथ नहीं है, सच बताऊं तो स्ट्रेंथ उसी का क्रिएट हो रहा है। उसका हाथ, उसका अंगूठा, उसका साइन ही वैल्यूएबल है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन उसको ये था कि वो अभी तक बोलती थी, कुछ महीने पहले तक, कि नौकरी, क्योंकि मेरा जॉब होने वाला था। मैंने लास्ट टाइम जॉब को रिजेक्ट करके ये काम करा है। मेरे बहुत छोटी एज में जॉब लगने वाली थी, तो माँ को वो किलसता था कि जॉब नहीं किया। तो वो बोलती थी कि इतना तुम, एक बार ऐसे ही घर पे बैठे बैठे, हम ज़्यादातर माँ के पास बैठते हैं, पूछ दिए कि कितना रुपए का जॉब होता तो अच्छा होता। तो बेटा से तो कोई इतना नहीं हिचकिचाता है कि इतना, तो वो एकदम क्लियरली बोली, ये 40-50 हज़ार या फिर 70 हज़ार का भी जॉब हो जाता तो बहुत होता। तो हम ऐसे ही फ़ोन निकाले, कैलकुलेट किए कि अभी हम 20-25 साल के हैं सर्विस के अकॉर्डिंग, और 60 साल में रिटायर होते हैं। तो छोड़ो, खर्चा वर्चा तो सब कोई करता है, हम खर्चा नहीं जोड़ते, हम पूरा जोड़ते हैं कि 50 हज़ार की इनकम पे हम कितना कमाते हैं। तो उतना कैलकुलेट किए, फिर माँ को बोले कि अगले साल तक
तुम्हारे लिए इतना का एफडी हो जाएगा। मतलब तुम यही चाहती हो ना कि हम इतना कमा ले, तो हाँ पूरा हाँ जिंदगी जितना कमाने वाले उतना तुमको दे देंगे हम। ऐसे भी तुम्हारे लिए कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, फिर उनका क्या रिएक्शन था? उसको नहीं समझ में आया। उसको उससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ मेरी सिक्योरिटी चाहती है। और यही रीजन है कि मैं कभी भी बिजनेस को लेके या चीज़ों को लेके ज़्यादा बहकता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये भी ध्यान रखना है कि उसके मेंटल पीस का भी ध्यान रखना है। बिजनेस में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जहाँ मैं 10x बना सकता हूँ, मतलब जहाँ 2 लाख कमा रहा हूँ वहाँ 20 लाख कमा सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी सब कुछ बिगड़े, और मैं अपने लिए स्पेस निकाल के रखता हूँ। यही रीज़न है कि एक्सप्लोर करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, क्लासेस ज्वाइन करूँगा, लोगों से मिलूँगा, चीज़ें सीखूँगा। मेरा ये सब थोड़ा रहता है कि मतलब पैसा चाहिए था, पर अब इतना भी नहीं चाहिए कि पागल हो जाए इंसान। ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है, पर वो थोड़ा सेफ जोन में। आपको मैंने बताया कि कोई भी मेरे जैसा बिजनेस करने वाला इंसान ईएमआईज़ पे रिलाई होता है, लेकिन मैं नहीं हूँ। उसका रीज़न है कि मुझे अपने फैमिली की मेंटल स्टेट भी देखनी है। अच्छा, यह एपिसोड जो है कई यंगस्टर देखेंगे और उनके माता पिता भी देखेंगे। कई ऐसे लड़के हैं जो सरकारी जॉब नहीं करना चाहते हैं, पर फैमिली के प्रेशर में ना वो पढ़ते रहते हैं। नहीं तीन बढ़ते चार हैं। साल होता है और कुछ नहीं मैं मिलता, अपना बेचारों को पर्सनल डिप्रेस्ड एक्सपीरियंस, होते हैं। वैसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? आप उनको संदेश देना चाहते हैं कुछ? देखो जो आप टर्म बोल रहे हो ना कि वो उसमें दबते रहते हैं, नहीं दबते हैं। मैं बचपन से फैमिली में नहीं रहा, जैसा कि आपने पूछा कि दबाव आया हो, मैं समाज में रहा ही नहीं, तो वो दबाव नहीं आया। लेकिन मैं स्टार्टिंग से लोगों के साथ ही रहा हूँ। अब स्टूडेंट के साथ रहा हूँ, या फिर मतलब बैचलर्स के साथ रहा हूँ, कॉलेज के लड़कों के साथ रहा हूँ, या जॉब के प्रिपरेशन करने वाले लोगों के साथ रहा हमेशा स्टूडेंट्स में ही हूँ मैं। तो मुझे बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि हर लड़का ना दो चीज़ के लिए होता है। एक तो उसका अपना मन होता है, माइंडसेट भी अलग अलग तरीके का होता है। एक लड़का होता है जो कि एक्सेप्टेबल है उसके लिए, कि मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, मेरी इतनी की जॉब हो जाए और मैं उसमें, और वो अच्छा जी भी लेता है, वो भी वहाँ पे गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई महीने का 10 लाख कमा रहा है तो उसके सामने वो 50,000 वाले को आप नीचा दिखा सकते हो। उसका अपना डिसीजन है, वो चाहता है कि मैं 10 लाख एक बार में ना कमाऊँ, मैं उतना रिस्क ना लूँ, मेरा जॉब का ये है, मुझे मन है। तो वो लड़कों को अगर आप हटा दो तो दूसरे हैंड पे आते हैं वो लड़के जिनके बारे में आप बात कर रहे हो कि डिप्रेस्ड होते हैं। एक्चुअल में वो पिस नहीं रहे होते हैं, वो झूठ बोल रहे होते हैं। मेरे पास भी ये मौका था, जैसे कि घर से अलग रहने के लिए ना पेरेंट्स से कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है कि मैं ये चीज़ के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अलग हूँ। अगर आप खट से बोलने जाओगे ना कि मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, पेरेंट्स बौखला जाएंगे। और उसका रीज़न ये नहीं है कि पेरेंट्स पागल हैं, पेरेंट्स को आपकी सेफ्टी चाहिए, पर आपके अंदर वो जिगरा है तो करो काम। मैंने इतना आगे आने का नहीं सोचा था, फिर भी मैं एक्सेप्ट कर चुका था। मैंने इस चीज़ को खींचा 10th, तब भी मैं क्लियर नहीं था। 11th 12th गवर्नमेंट जॉब की भर्ती भी निकाली। वो जॉब होने के बाद कौन सी जॉब हुई थी? मेरी मतलब इंडियन नेवी में एक बहुत छोटी पोस्ट होती है, मतलब बहुत सबसे नीचे की पोस्ट होती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब होती है। अब उनको भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, वो मेरे लिए उस टाइम वो भी बड़ी चीज़ थी। तो वो जॉब मैं अगर कर लेता तो उस टाइम पे क्या था कि मैंने सोचा था कि मेरा स्पोर्ट्स कोटा से हो जाए, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक पाथ मिलना मुश्किल था, तो स्पोर्ट्स कोटा से भी होना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए वहाँ से हट के ये चीज़ करना पड़ा। आपको पता है, जो लड़के इस तरीके से घर में जवाब देते हैं या तो बागी कहलाते हैं या बदतमीज कहलाते हैं। इसलिए कई लड़के जो है ना मन मार लेते हैं। मेरा अपना मन है कि आपको मन नहीं मारना चाहिए। दो चीज़ें हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आपको फैमिली के पास रहना पड़ रहा है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप फैमिली से दूर हो और आपके अंदर कुवत है, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, मैं इस बिहाफ पे नहीं कह रहा हूँ, मैं उस शिवम के बिहाफ पे कह रहा हूँ जो महीने का 35,000 रुपये कमा रहा था। और महीने का 35,000 रुपया वो किसी नौकरी से नहीं कमा रहा था और ना ही सोशल मीडिया के लक से कमा रहा था। वो 35,000 रुपये का कॉन्फिडेंस मेरे पास आज भी है। मैं महीने में कितने लाख कमा रहा हूँ, कितना करोड़ बना रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो 35,000 मेरा लास्ट कॉन्फिडेंस आज भी है। ये जो है इतना ऊपर का चीज़, जो पैसा मतलब हर जगह से आ रहा है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। कि कब आएगा, कितना आएगा, कैसे लॉस में ले जाएगा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। पर वो 35,000 कल भी मेरा कंट्रोल था,
वो 35,000 आज भी मेरा कैसे कंट्रोल। कमाते थे? मतलब जैसे कि मैं जिम में काम करता था, तो जिम में जनरल ट्रेनर के तौर पे रहना मेरा काम था। तो वैसे ही एक मतलब पुख्ता चीज़ आप भी पकड़ो, मैंने ये सोशल मीडिया के स्ट्रेंथ पे अपना काम सारा नहीं साइड किया, मैंने उसी चीज़ के बारे में, उसी चीज़ के स्ट्रेंथ को लेके कि मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं ट्रेनिंग करा ले रहा हूँ, घर से भी थोड़ा ठीक ठाक हूँ, तो एक जिम खोल दूंगा। विज़न यही था और इस इतने से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। अब कुछ लड़के ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं कुछ भी ना करूं और पेरेंट्स सपोर्ट करें, करेंगे पर उनका मन टूट जाएगा। पेरेंट्स हर जगह पे गलत नहीं होते हैं। तो मेरा लक अच्छा है, मैं कह रहा हूँ कि महादेव के आशीर्वाद से सब कुछ होता है और वो शायद महादेव का दिया हुआ ही आशीर्वाद है कि मुझे आज तक अपने फादर से भी किसी चीज़ की डिमांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ा बहुत मतलब होता है ना कि एक अलग चीज़ होता है, वो बीत जाने के बाद पता चलता है कि पता नहीं क्यों मैं ऐसा था। मुझे पता था कि मेरे पापा कैपेबल हैं, फिर भी ना मांगना, मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आता कि मैं क्यों नहीं मांगता था। मांगना भी होता था अपने बहन से, क्यों मांगता था। मेरी जो बड़ी बहन है उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर मांगता मैं हमेशा उसी से था। तो ये सब चीज़ें कभी समझ में नहीं आती। मे बी मुझे ऐसा बनाने के लिए था वो। अच्छा, आप अपने क्षेत्र से काफ़ी आगे तक बढ़ गए हो, सफल हुए हो। क्या भविष्य में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोलने वाले हो जिसमें बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ावा मिले, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग की ओर आप उनको ले जाओ प्रेरित करके? वेट लिफ्टिंग के लिए तो मैं अभी भी बात करता हूँ, हम्म। जैसे कि हमारे शहर में है, तो मैं अभी भी सजेस्ट करता हूँ। मैं आपका कोई इंस्टीट्यूट जो आप खोलोगे? बिजनेस का ही एक पार्ट है वो, हम्म। और मे बी मैं बहुत लकी होऊंगा अगर मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर पाऊँ, क्योंकि चाहता तो हूँ, लेकिन अगर क्रिएट कर पाऊँ, क्योंकि बेस को बना के और तब ऊपर कदम रखना मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि मैं मस्ती के लिए जो जो अपना काम करता हूँ ना, वो एकदम हट के करता हूँ, अपने औकात में रह के करता हूँ, एक वर्ड में बोलूँ तो ये तो एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। जैसे कि एक एकेडमी खोलने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। अब मैं वैसा हूँ नहीं कि जाके लोन उठा लिया, एकेडमी खोल दिया और फिर माथा पीट रहा हूँ। मेरे लिए मेंटल पीस बहुत ज़्यादा मैटर करता है और मैं उस पर सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। तो मैं अगर इतना कैपेबल हो पाया कि मैं ईजिली एक एकेडमी रन कर सकता हूँ, लॉस भी दे वो भी भर सकता हूँ ईजिली। मुझे लाइफ में सब कुछ चाहिए, सब कुछ का मन है, ग्रोथ का मन है, पर मेंटल पीस के साथ। वो टेंशन लेके नहीं कि रात को सो रहे हैं तो अरे इसका लोन, इसका लोन, इसका लोन, वो वाला लाइफ मुझे। मैं बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ में बिलीव नहीं करता, इसीलिए शेयर मार्केट वगैरह का बात नहीं करता। तो मतलब मुझे अपने औकात में रहना अच्छा लगता है। महादेव के आशीर्वाद से मेरा जितना औकात मैंने सोचा कभी नहीं था, उतना बनाया उन्होंने। तो अब इसको भी गंवा दूँ और ज़्यादा के चक्कर में तो गलत होगा। मे भी मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेंस नहीं है, बहुत नॉर्मल सी लाइफ है। थोड़ा बहुत वहीं गाड़ी वाड़ी के चलते खर्चा बढ़ जाता है और कुछ नहीं। अभी मैं आपसे जो भी पूछूंगी ना, आपको एक शब्द में उसका जवाब देना है। मुकेश गहलोत, ड्यूरेबल, रजत दलाल, नथिंग, अंकित पेनपुरिया, गुड हार्टेड, साकेत गोखले, डिसिप्लिन, सिंघा, सिंघा के लिए वो एक वर्ड बोलना थोड़ा मतलब वो है, दो वो चार भी चलेगा। मतलब मैं एक बार ही मिला हूँ सिंघा से, तो सिंघा मतलब उसका सारा फेज है, मैं समझ नहीं पाया एक मीटिंग में कुछ, पर हाँ ठीक है, अकेले रहना। अच्छा, एक बात बताइए, ये सारी तो फिटनेस से रिलेटेड हो गई। अब मुझे ये बताइए कि आप मूवीज वगैरह देखते हैं या गाने सुनते हैं कभी? हाँ मूवीज़ देखता हूँ मैं, किस टाइप की, कौन सी मूवीज? हॉलीवुड मूवीज़ ज़्यादातर। हॉलीवुड, भोजपुरी या बॉलीवुड की नहीं? भोजपुरी की मूवी कभी नहीं, क्रिएशन नहीं है ना वैसा। जैसे तो पता आदत की बात है, जैसे कि मेरे मतलब मेरा हैबिट बन चुका है ऐसे मूवीज़ देखना जिसमें क्रिएशन नेक्स्ट लेवल है। अब उसके सामने मैं जाऊंगा भोजपुरी मूवी देखने, तो भोजपुरी मूवी ऐसे तो भोजपुरी गाने बहुत सुनता हूँ मैं, पर मूवीज़ नहीं देखता। क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ऑडियंस कोई भी इंसान अपना टाइम और पैसा क्यों देता है एक स्टार के ऊपर, कि उसको वो क्रिएशन मिले। और मैं सच्ची बताऊँ तो मैंने एक दो मूवीज़ देखी हैं,
बतौर जाके सिनेमा हॉल में देखिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से भी कुछ फ्रेंड्स मेरे हैं तो उनके साथ जाना पड़ता है मुझे। तो मैंने जाके देखी है मूवी, और एक मूवी मैंने लास्ट टाइम देखी थी थिएटर में, और उसके मतलब रिलीज़ से एक दिन पहले जो वो पटना में हुआ था, महादेव का गोरखपुर, वो मूवी मुझे देख के लगी थी कि ऐसा मूवी अगर भोजपुरी में बनता तो मैं भी रेगुलर देख रहा होता। मतलब उनका एक ऑडियंस और होता। अगर इसको कोई नेगेटिव वे में ना ले जाए तो पॉजिटिव वे में ये समझे कि अगर वो लोग मूवीज़ पे अच्छे काम करते तो मेरे जैसा, या मैं अकेला ही अगर ऐसा हूँ तो मैं भी उनका ऑडियंस होता। मैं गाने बहुत सुनता हूँ, सिंगर जितने हैं उनका तो मैं ऑडियंस हूँ। जैसे कौन कौन से सिंगर ज्यादा पसंद है भोजपुरी में? सारे, सारे। मतलब नीलकमल। जितनों का मतलब बाय नेम नहीं जानता हूँ कि कौन सा गाना किनका है, पर जितने गाने मैं सुनता हूँ मुझे सारे अच्छे लगते हैं। वो थोड़ा मूड घुमाने वाला गाना होता है, वो क्रिएशन, वो म्यूजिक सबके बस का बात नहीं। बीट। हाँ बीट, मतलब वो अलग चीज है, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता जो म्यूजिक के बारे में नहीं जानता। तो गाने भोजपुरी के तो उसका कोई लेवल मैच नहीं कर सकता, क्योंकि सच बताऊं तो हिंदी गाने से ज्यादा मजा आता है। मतलब इस वजह से नहीं कि मजा आ रहा है हमारे यहाँ का है, सच में गाने बहुत अच्छे होते हैं, मूवीज मुझे अच्छे नहीं लगते। सोशल मीडिया से कितना कमा लेते हैं मंथली? मेरे अदर स्ट्रीम्स भी हैं, पर लोग इस चीज को छिपाते हैं, पर मुझे नहीं लगता। मैंने बताया वैल्यू क्रिएट करना, तो वही चीज है कि लगभग कोई टर्नओवर अच्छा इनकम है। मतलब इतना समझो आपकी, मैंने दो जो तीन थार खरीद सकते हैं हर मंथ। अरे नहीं उतना नहीं, 2-3 थार खरीद महीने में उतना कोई नहीं अर्न करता। जिनका पर्सनल है, जैसे कि मैं अदर स्ट्रीम्स की बात करूं तो अदर स्ट्रीम्स में 1-2 ऐसे स्ट्रीम्स हैं मेरे अर्निंग के, जिनसे ये पॉसिबल है। अभी नहीं कमा रहा उतना, पर जिनसे ये पॉसिबल है। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी इन द सेंस शहर के लोगों की तरह मैं मतलब फ्लैट्स में बिलीव नहीं करता। वो मैं मतलब प्लॉट ज़मीन ये सब मैं बिलीव करता हूँ, और थोड़ा एक्सपीरियंस है पहले का, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है ना तो दिमाग में प्लान्स ही चल रहे होते हैं। तो मैंने 3-4 साल जो बेरोज़गारी में निकाला है उसमें सिर्फ प्लान्स थे मेरे पास, और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं था। तो अभी सोशल मीडिया से ही सब कुछ है। सच बताऊं तो सोशल मीडिया से ज़्यादा पैसे दूसरी जगह से बना पाता हूँ, पर सोशल मीडिया ही बेस है। यहीं से मैंने कमाया है सब कुछ, और उसी को हर जगह पे लगाया है। क्योंकि सोशल मीडिया का पैसा मेरे पास आता बहुत है, पर टिकता कुछ नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं चला जाता है। एक वर्ड में बोलूँ तो माँ पापा के पास चला जाता है इनडायरेक्ट वे में, मेरे पास कुछ नहीं रहता। कितनी गाड़ियां हैं अभी आपके पास जो खुद के पैसों से खरीदी है आपने? 7। कौन कौन सी? बाकी सारी छोटी गाड़ियाँ मैंने काम के लिए खरीदी थी। मैंने आपको बताया कि जैसे अपने पास जो रखता हूँ, एक i20 है, एक ऑडी है, और एक ऑल्टो। अच्छा, साइकिल से ऑडी तक का सफर कैसा रहा? जब मेरे पास साइकिल थी तो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। मतलब उस टाइम पे मैंने अभी ट्रेनिंग कराना स्टार्ट करा था, और अभी भी एक ऑडी ही है। ऑडी भी मैंने सेकंड हैंड ही खरीदी थी। लोग पता नहीं क्यों मतलब बताने में हिचकिचाते हैं। भाई मैं नई गाड़ी लेने जाता, फिर इतने सारी गाड़ियों पे और इतने सारे स्ट्रीम्स पे पैसे नहीं लगा पाता, लिमिटेड पैसे होते हैं किसी के पास भी। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे मज़े मज़े मेरा मज़ा है गाड़ी, मतलब मज़े के लिए मैं लेना चाहता था। और सही बात बताऊं तो मुझे वो कंफर्ट चाहिए था, वो स्पीड चाहिए था जो मुझे इस ऑडी से मिलता है। ऑडी का मेंटेनेंस थोड़ा हाई है, पर वो मैं मेंटेन कर पाता हूँ महादेव के आशीर्वाद से। ड्रीम तो कार कौन सी है और अभी फ्यूचर में कौन कौन सी गाड़ियां लेने वाले ड्रीम हैं? कार मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये लाइन मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरे जिंदगी में ड्रीम, मतलब जितना छोटा काम मैं करता था, मेरी ड्रीम कार तो थी ही नहीं, मेरा एक ड्रीम बाइक था। मेरा एक ड्रीम बाइक था MT-15, जो कि उस टाइम पे 2,30,000 का आता था। और MT-15 खरीदने के सफ़र में मैं MT-15 को भूल ही गया, खरीदा ही नहीं। वो मैं खरीदना चाहता था तो खरीद नहीं पा रहा था, और अचानक से मैं इतना कैपेबल हो गया कि फिर मेरा लोएस्ट बजट वहाँ तक नहीं जा रहा था। फिर मैंने उस टाइम पे थोड़ा काम ज़्यादा था, तो हमेशा मैं बजट में लेके चलता हूँ। आज मेरे ऊपर इतनी सारी चीज़ें मैंने करी हैं, कोई मेरा सिविल चेक करेगा तो 0 दिखाएगा। मेरे ऊपर EMI 1 रुपये का भी नहीं है, मैंने EMI पे कुछ भी नहीं खरीदा है। मैं जितनी भी चीज़ें करता हूँ सारी, आईफोन हो, मैकबुक हो, इतनी सारी एसेसरीज़, कैमराज, माइक, ये कोई भी चीज़ मैं EMI पे ख़रीदता ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं न्यू ग्रोन हूँ और मुझे वो रिस्क नहीं लेना चाहिए कल क्या होगा, तो वो रिस्क मैं नहीं लेता हूँ। मैं
मतलब लेवल में चलता हूँ। तो वो मेरा एक ड्रीम बाइक था, महादेव को नहीं देना था वो ड्रीम बाइक, उससे बहुत ऊपर का चीज देना था, तो उन्होंने दिया। इसीलिए भगवान को मानते हैं? हाँ? भगवान को मानते हैं? भगवान को मानते क्या, मैं ब्लाइंड हूँ एकदम इस चीज में। मतलब जैसे कि कहीं से 200 फीट से कूदना है, मेरी एक बंजी जंपिंग की वीडियो होगी, आप देखना सारे वीडियोस में बंजी जंपिंग में कुछ लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, आप मेरी वो जंप देखना। मैं पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा था कि मुझे हर काम में मतलब भगवान पे ब्लाइंडली बिलीव है। और मैं वो पूजा पाठ वाला टाइप बिलीव नहीं, मतलब मेरा एक है कि जब वो है ही तो हमको क्या सोचना है। आप खुद सोचो कि जिसका ड्रीम बाइक MT-15 हो, वो अचानक से सीआर्स में घुस जाए तो उसको फिर वही लगेगा ना। और मैं इस चीज़ को नहीं मतलब वो करता हूँ कि लक नहीं होता, हार्ड वर्क होता है। भाई हार्ड वर्क मैं पहले भी कर रहा था। लक जैसी अगर कोई चीज़ नहीं होती, अगर मुझे ये रास्ता नहीं दिखता, मैं इतना कैपेबल नहीं बन पाता। आप खुद सोचो, प्लान्स ये सारे मेरे पास पहले भी थे, पर ये इन्वेस्टमेंट के लिए जो पहला, अगर मेरा सोशल मीडिया ही ग्रो नहीं होता, मैं क्या बिल्ड कर पाता। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत थैंक यू आपको भी।